नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम निशा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हम सभी अध्ययन कर रहे थे, वैदिक शिक्षा के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, गुरुकुल हमने जाना और गुरुकुल के बाद आज हम जानेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा का भारतीय शिक्षा के अंतर्गत क्या योगदान है। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान है, इसी की आज हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास वैदिक कालीन शिक्षा की आखिरी क्लास है। आज के बाद अब हम अध्ययन करेंगे। आज के बाद बुद्ध, ठीक है, जो बुद्ध जी थे उनका नाम आप सभी ने सुना होगा, तो बौद्ध कालीन शिक्षा, ठीक है, यानी बुद्ध जी के समय शिक्षा किस प्रकार की थी, इसका हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए तैयार हो जाइए और पेन कापी उठा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। जो चीज़ नहीं समझ आए कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके उत्साहवर्धन भी हमारा करें। क्लास को अन्य प्रशिक्षार्थी भाई बहनों में इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए हम बात करेंगे बिना देर किए हुए, जैसा कि लिखा हुआ है वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में योगदान। ठीक है, यह बीएड फोर्थ सेमेस्टर की, ठीक है, फोर्थ पेपर की क्लास है, जिसमें यूनिट 1 हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को। तो देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है वर्तमान की नींव अतीत में होती है। क्योंकि वर्तमान में जो भी कार्य होते हैं उसकी नींव जो है पिछले समय में पड़ गई होती है। जब नींव मजबूत होती है तभी हम सभी जानते हैं कि जब आधार मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी, तभी इमारत बुलंद बनेगी। तो हमारे आज के समय में जो भी हमें दिखाई दे रहा है वह कहीं ना कहीं उसकी नींव पड़ गई होगी प्राचीन समय में ही। जैसे आज हमें स्मार्टफोन दिखाई देता है, तो क्या पहले स्मार्टफोन ही बन गया? नहीं, पहले क्या बना? पहले टेलीफोन आपका बना, उसके बाद फ़ोन बना, मोबाइल फ़ोन, उसके उसमें कैमरा आया। इस तरह से उसका धीरे धीरे विकास हुआ। तो वही चीज़ कर रहा है शिक्षा में भी कि वर्तमान की नींव अतीत में होती है। हमारे देश में वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ वह आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है। यानी आज की भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है वह कहीं न कहीं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से प्रभावित है। जो उस काल में चीज़ें थी वह चीज़ें आज भी इस समय में दिखाई पड़ती हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में उसके प्रभाव मतलब कि वैदिक कालीन शिक्षा के प्रभाव, भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में वैदिक कालीन शिक्षा के प्रभाव व योगदान को हम लिखित हेडिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है शिक्षा का संकुचित व व्यापक अर्थ। शिक्षा का संकुचित व व्यापक अर्थ वैदिक काल में भी था और आज के समय में शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ है। यह मैंने मनोविज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर जब आप थे बीएड के, तो मैंने उसमें पढ़ा था शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। छोटे शब्दों में बता देता हूँ कि शिक्षा का संकुचित अर्थ का ये मतलब ये है कि एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय में, एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा आपको एक निश्चित समय में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो शिक्षा के संकुचित अर्थ को दिखाती है। और शिक्षा का व्यापक अर्थ का मतलब ये है कि शिक्षा निरंतर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह कहीं भी किसी के द्वारा हमें मिल सकती है। अगर रिक्शा चालक भी है, अगर हमें कहता है कि आपको सदैव अपने बाएं से चलना है, ठीक है, तो हमें क्या हुआ, एक प्रकार से उसने शिक्षा दे दी। ठीक है, और शिक्षा कोई जरूरी नहीं है कि आप इतने समय तक ही अध्ययन करेंगे, आजीवन अध्ययन कर सकते हैं। जिस तरह वैदिक काल में भी शिक्षा का व्यापक अर्थ में 4 वेद का अध्ययन करने के लिए कितने वर्षों का समय लगता था, ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो वही कर रहे प्राचीन काल में जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, वैदिक कालीन शिक्षा से आज की भी शिक्षा प्रभावित है। उस समय शिक्षा का संकुचित अर्थ था और आज भी शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ दोनों विराजमान है। ठीक है, आगे देखेंगे हम शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। अच्छा, एक चीज़ में मैं वो बता दूं, शिक्षा का संकुचित व व्यापक अर्थ के अंतर्गत एक चीज़ और है कि शिक्षा जो है पहले अंतर बस इतना हो गया है कि पहले ज्ञान व कौशल, शिक्षा पहले ज्ञान व कौशल, ठीक है, जिसके पास ज्ञान और कौशल था उसको हम शिक्षित मानते थे। आज क्या है, आज जो शिक्षा है यानी पहले ज्ञान व कौशल ही क्या था, पहले ज्ञान और कौशल वैदिक काल में बस स्वरूप बदल गया थोड़ा सा कि पहले ज्ञान व कौशल शिक्षा था। आज शिक्षा ज्ञान व कौशल को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया बन गई है। ठीक है, कि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा प्राप्त करें मतलब क्या, हम ज्ञान व कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। ठीक, तो यह क्या है, अब ज्ञान व कौशल का पर्याय पहले माना जाता था शिक्षा को, लेकिन आज पर्याय न मान करके, ठीक है, ज्ञान व कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया शिक्षा को मानते हैं।
ठीक है। आज क्या है, ज्ञान व कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। क्योंकि हम कहते हैं विद्यालय जाने शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, हम IIT कर रहे हैं, हम ITI कर रहे हैं, हम शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम तो उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जिससे कि हमें क्या हो सके, हम शिक्षित हो सकें। तो आज शिक्षा क्या एक प्रक्रिया बन के रह गई है, कौशल के अर्जित करने की, ज्ञान के अर्जित करने की शिक्षा क्या है, प्रक्रिया बन के रह गई, ये अंतर है। ठीक, आगे देखेंगे शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। आज के समय में भी शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य मधुर संबंध है और प्राचीन काल में भी मधुर संबंध था। ठीक है, मैं तो यही कहता हूँ कि आज चाहे आपके महाविद्यालय बीएड के टीचर हों या किसी अन्य महाविद्यालय बीएड के टीचर हों, सबका सम्मान करिए, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ विशेष जरूर होता है। हर व्यक्ति अपने में एक अद्भुत शक्ति लिए होता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ, वह व्यक्ति बहुत कुछ जान सकता है, अध्यापक बहुत कुछ जान सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं जान सकते। तो सबका सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे विद्यालय गुरु जी उनको प्रणाम करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे, बगल वाले का पैर नहीं छुएंगे, उनको दुआ सलाम नहीं करेंगे। चूँकि मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अपनी बात बताया था कि मेरे जो PG कॉलेज था वहाँ पर बीएड था, और वहाँ जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था वहाँ के टीचर आए थे हमारे कॉलेज में वाइवा लेने के लिए। तो मैं वहाँ पे था, तो मेरे से उनके बहुत ही मधुर संबंध थे। वह संबंध वहाँ पे काम आया प्रैक्टिकल के समय। तो व्यवहार सबसे बना कर रखना चाहिए, सारे गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। तो प्राचीन काल में भी शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में अगर हम बात करें तो मधुर संबंध थे। जो शिष्य था वह गुरुजी के पैर दबाता था। उनकी आउड़ी, आपने सुना होगा, आउड़ी एक नाम था। आउड़ी क्या करता था कि एक बार पानी बरस रहा था और गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि जाओ खेत देख करके आओ कि कहीं खेत के जो पानी है, हमारे खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जा रहा है या दूसरे खेत का पानी हमारे खेत में तो नहीं आ रहा है, पानी बढ़ ना जाए, फसल डूब न जाए। आउड़ी गया वहाँ पर देखा, और आउड़ी ने देखा कि वहाँ पर मेड़ कटी हुई है और पानी इधर से उधर हो रहा है। ठीक है, आउड़ी मेड़ को बहुत ही बांधने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मेड़ नहीं बांध पाया, तो वही मेड़ पे वह लेट गया। जब गुरुजी को चिंता हुई कि 2 घंटे हो गए आउड़ी आया नहीं, तो वे जब जाकर देखे तो आउड़ी वहाँ पर लेटा हुआ था। तो इस तरह की गुरु भक्ति प्राचीन समय में थी, लेकिन आज के समय में इतनी गुरु भक्ति नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आज भी इतना है, गुरुजी का बहुत ही सम्मान है, शिक्षक को उच्च दर्जा समाज में अभी भी प्राप्त है। आगे देखेंगे शिक्षा के विभिन्न स्तरों का आरंभ। शिक्षा के विभिन्न स्तर, जैसे कि प्राचीन काल में प्राथमिक स्तर था, उसके बाद उच्च स्तर था। आज भी प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर 3 स्तरों में शिक्षा विभाजित है। तो यही चीज़ कह रहा है कि प्राचीन काल से यानी कि वैदिक काल की शिक्षा का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है भारतीय शिक्षा में। आगे देखेंगे स्त्री पुरुष समान शिक्षा। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था प्राचीन काल में भी थी, आज के समय में भी वह मौजूद है। ठीक है, आज भी हम कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान, इस तरह के नारे आज भी लाए जाते हैं। जन शिक्षा के महत्व को स्वीकृति। दरअसल प्राचीन काल में जन शिक्षा को महत्व को स्वीकृति हम वैदिक काल में जब देखते हैं कि वैदिक काल में जन शिक्षा का अभाव था। जन शिक्षा मतलब एक वर्ग विशेष था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ग था। शूद्र वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब उससे सीख लेते हुए क्या कह रहा है, हेडिंग हमारी है कि शिक्षा प्रणाली में क्या योगदान है। तो योगदान यही है कि जन शिक्षा के महत्व को स्वीकृति दी गई, उसी से सीख लेकर के कि जैसे वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है, उसी तरह उनसे हम शिक्षा लिए, उनसे हम सबक लिए कि समाज हमारा कहीं ना कहीं पीछे जरूर था, क्योंकि एक वर्ग को अलग रख दिया गया था। मान लेता हूँ कि एक शूद्र का बेटा है जो कि बहुत ही गुणवान है, चरित्रवान है, लेकिन उसको जब पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा तो आगे नहीं पढ़ सकता। उससे सबक लेते हुए आज की भारतीय शिक्षा पद्धति जो है वह जन शिक्षा के महत्व को स्वीकृति देती है और सबको समावेशी शिक्षा के माध्यम से, चाहे विशिष्ट बालक हो चाहे सामान्य बालक हो, समान रूप से शिक्षा प्रदान करने पर जोर देती है। आगे हम देखेंगे धार्मिक व नैतिक शिक्षा। प्राचीन काल में भी नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती थी और उसी से सबक लेते हुए आज के समय में भी नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है। धार्मिक शिक्षा से आशा ये है कि कुछ विशेष विद्यालय बने हुए हैं, जैसे कि मैं खुद की बात करूं तो मैं RSS द्वारा संचालित जो संघ का विद्यालय था, मैं जैसे कि सरस्वती शिशु मंदिर कहते हैं, मैंने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक मैं वहीं पर पढ़ा और उसमें क्या होता था कि शुरुआत में आधा घंटा क्या होता था, प्रेयर होता था। आधा घंटा प्रेयर में पहले सबसे पहले हम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करते थे, यानी कि सुबह की प्रार्थना करते थे, हाथ देखते थे। ठीक है, इसके बाद
एकता मंत्र होता था और हर सोमवार को कुछ मंत्र थे उनके पाठ होते थे। मंगलवार को हनुमान चालीसा होता था, बुधवार को कबीर के दोहे होते थे, बृहस्पतिवार को सुभाषितानी होता था और उसके बाद शुक्रवार का मुझे याद नहीं है, शनिवार को रामचरितमानस का पाठ होता था। इस तरह से चलता था। तो वह क्या है, वह वैदिक काल से ही प्रभावित है आज भी यह धार्मिक शिक्षा। ठीक है, इसके बाद है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा का आज के विद्यालयों में अभाव है। आज के जो विद्यालय हैं वह शिक्षा तो प्रदान कर रहे हैं लेकिन नैतिकता का अभाव है। वह सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, बालक के अंदर बस ज्ञान भरा जा रहा है, नैतिक आचरण नहीं भरा जा, किस तरह किससे बात करना है, किसके सामने किस तरह का व्यवहार करना है। विनम्रता का गुण जो है बालक के अंदर होना चाहिए वह आज भी देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यालय में ज्ञान तो प्रदान किया जा रहा है लेकिन ज्ञान के साथ साथ विनम्रता जो है, चूँकि कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, लेकिन विद्या विनय नहीं प्रदान कर रही है। इसीलिए आज के समय में भी कोई किसी की बात, दो बातें सुनकर के बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तुरंत मार के लिए तैयार हो जा रहा है, तुरंत गलत कार्य कर दे रहा है जिससे कि उसको ज़िंदगी भर पछताना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो हमें धैर्य, ठीक है, धैर्य, विवेकशील, इन सभी गुणों को अपने अंदर समाहित किए रहना चाहिए। यही शिक्षा प्रदान करता है वैदिक शिक्षा, और वैदिक शिक्षा से आज की शिक्षा प्रभावित होकर के धार्मिक व नैतिक शिक्षा प्रदान कर रही है। आगे देखेंगे विस्तृत पाठचर्या। चूँकि प्राचीन काल में हमने आपको बताया कि परा और अपरा दो पाठचर्या थी, उसी तरह आज भी विस्तृत पाठचर्या मौजूद है। आज भी बहुत सारे विषय हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल इत्यादि विषय आज भी मौजूद हैं। आज की पाठचर्या विस्तृत पाठचर्या है जिस तरह वैदिक काल की पाठचर्या थी। तो वह ये सब वैदिक काल से ही ग्रहण किया गया है आज के समय में। आगे देखेंगे हम सार्वभौमिक शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। देखिए, पहले शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण था, ठीक है, कि शरीर का विकास करना, ठीक है, देखिए पहले था शारीरिक उद्देश्य के अंदर कि मानसिक विकास करना, ठीक है, शारीरिक विकास करना, सामाजिक विकास करना इत्यादि उद्देश्य वैदिक काल में भी निश्चित किए गए थे। और वह उद्देश्य आज भी निश्चित हैं कि बालक जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसका सर्वांगीण विकास करना, यानी शारीरिक, मानसिक, ठीक है, सामाजिक, बौद्धिक सर्वांगीण विकास करना क्या होता है, शिक्षक का कर्तव्य होता है, विद्यालय की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो यह चीज़ें आज भी मौजूद हैं। तो इस तरह से आज की एक क्लास समाप्त होती है। वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित योगदान है, यही योगदान है। परीक्षा में अगर पूछेगा, अगर लाम में पूछेगा तो इसको हेडिंग बना के इसके अंतर्गत आप इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, बौद्धिकालीन शिक्षा। और मैं आपसे बात फिर से यही कह रहा हूँ, मैं समझ लीजिए तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अन्य भी छात्रों को आप जोड़िए। ठीक है, अगर आप अन्य छात्रों को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है जब मैं कहीं जाता हूँ और लोग मुझसे कहते हैं मुझे तो पता नहीं था कि आपकी क्लास चलती है, तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप जोड़ते नहीं हैं, आप शेयर करते नहीं हैं। आप स्टेटस के माध्यम से अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा करके, फेसबुक पे पोस्ट करके, हमारी क्लास के लिंक शेयर करके इसको फैलाइए जिससे कि हमारा परिवार बढ़ सके और हमें भी अच्छा लगे। क्योंकि जब मन प्रसन्न रहेगा तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप बाकी समझदार, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।